हेलो बच्चों, तो ये 12th क्लास का भुगतान से इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बाद 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी यूट्यूब पे अपलोडेड है। यानी कि आप कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी पॉइंट क्या सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है, किसी एक पॉइंट को भी नहीं छोड़ा गया। तो इसी के साथ ये लास्ट चैप्टर खत्म करते हैं, 40 नंबर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 30 सेकेंड में अगर मैं बोलूँ आप लोगों से तो प्लीज एक भी चैप्टर को इग्नोर मत मारना, क्योंकि एक भी चैप्टर अगर इग्नोर मारते हो तो वो आपके मार्क्स को काटेगा ही काटेगा। अगर आप पासिंग मार्क्स के बारे में सोच रहे हो तो फिर ठीक है, बट अगर बेटर मार्क्स के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ वीडियो देखना ही देखना है, एक नोटबुक लेके बैठना है और लिखना है। अरे समझ नहीं है तो मन किसी चीज में नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। मतलब उसमें जब हम कोई भी काम करते रहते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। जैसे देखना, कभी मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो एक दो दिन अच्छा नहीं लगता, उसके बाद धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। हर समय इसी तरीके जो जिम जाते हैं, शुरू में देखना 2 4 10 दिन जिसने मन लगा लिया जिम के अंदर, 1 महीने जो जिम में टिक गया, फिर उसके बाद समझो वो जिम परमानेंट करता रहेगा। इसी तरीके से अगर एजुकेशन में धीरे धीरे दिल लगाओ, अगर एक साथ नहीं लग रहा कोई बात नहीं, कितना 1 घंटे एक दिन पढ़ लो, समझ में आधे घंटे पढ़ लो और बुक लेके बैठ जाओ। बैठ तो सकते हो ना, बैठ के सोचते रहो किसी के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर वालों के बारे में सोचते रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है जिसके बारे में सोचना सोचो, पर बुक हाथ में होनी चाहिए। समझने वाली बात है। तो दिमाग खुद कहेगा कि यार मैं बुक लेकर बैठा हुआ हूँ, क्या सोच रहा हूँ फालतू की चीजें, हटा इन सबको, फिर ध्यान देते। अगर सोचो उस 1 घंटे के अंदर आपने 20 मिनट भी पढ़ा, 40 मिनट आपने सोचने में लगाया, तो वो जो 20 मिनट है वो क्या करेगा, आपकी एक हैबिट बनाएगा कि यार चलो बैठते हैं। हर समझ नहीं है, फिर धीरे धीरे वो हैबिट बढ़ेगी, फालतू की चीजें दिमाग से हटेंगी, चाहे वहां आपका कितना ही अट्रैक्शन हो। हर समझ नहीं है, इसी को कहते हैं मन लगाना। चलो इसी के साथ भुगतान शेष शुरू करते हैं। ठीक है, भुगतान शेष किसे कहते हैं, एक निश्चित अवधि में या एक वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जो भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक है, एक मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक वित्त वर्ष में एक देश को सभी प्रकार के जो भुगतान करने पड़ते हैं दूसरे देशों को, और दूसरे देशों से इसी प्रकार की क्या होती है, प्राप्तियां होती है। क्या, जो इसी प्रकार से अन्य देशों से क्या है, हमें प्राप्तियां मिलती हैं। ठीक है, उसी के वित्त पत्र का जो लेखांकन होता है उसे हम क्या कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं। इसका मतलब है एक देशों को हम कितनी चीजें बेच रहे हैं और विदेशों से कितनी चीजें हमारे देश में लोग बेचने आ रहे हैं, उनको जब हम घटा देते हैं तो वो हमारा भुगतान शेष निकल आता है। क्लियर हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे इंडिया में 5,000 करोड़ का माल मान लेते हैं, ठीक है, 5,000 करोड़ का माल हमने बेचा दूसरे देशों को। क्लियर है, ठीक है, और वहां से हमने मंगाया कितना, 40,000, या 5,000 है तो 4,000 करोड़ का। तो भुगतान से इस बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आया, 1,000 करोड़। कितना आया, 1,000 करोड़। क्लियर है, तो ये हमारा क्या था, निर्यात था। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या था, भुगतान हमें मिला था। ये हमारा लेनदारी पक्ष में जो मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, लेनदार। लेनदार, और ये क्या है, देनदार, हमने दिया है, देनदारी पक्ष। लेनदारी में 5,000 करोड़ आए हमारे देश के अंदर और 4,000 करोड़ दूसरे देशों में गए, तो घटा दिया, 1,000 करोड़ का में फायदा हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट लॉस में भी हो सकता है। क्लियर है, इसके सारे कंपोनेंट समझते हैं, फिर जानेंगे कि लॉस होगा तो किस तरीके से। क्लियर है, तो भुगतान शेष के 2 मदों में बांट देते हैं, यानी 2 खाते हैं, एक चालू खाता है और दूसरा पूंजीगत खाता है। तो शब्द में डेफिनेशन होती है, ठीक है, इसलिए पहले चालू खाते को डिफाइन कर रहे हैं। चालू खाता क्या होता है, तो चालू खाता वह खाता होता है जो अल्पकालीन वास्तविक सौदों को दर्शाता है। समझने वाली बात है, जो शॉर्ट टर्म बिजनेस को शो करेगा। मतलब सर शॉर्ट टर्म में आप क्या चीजें खरीद रहे हो, क्या चीजें बेच रहे हो, अल्पकालीन वास्तविक सौदों को दर्शाता है। इसके अंदर वस्तुओं का आयात निर्यात, यानी कि दृश्य मदे, सेवाओं का आयात निर्यात, अदृश्य मदे और एक पक्षीय हस्तांतरण को लिया जाता है। इसका जो संबंध है वो उपभोग और निवेश से है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि कोई चीज हम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई भी चीज हम खा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, तुमने कार खरीदी तो कार वस्तु है, उस कार को आप क्या करोगे, चलाओगे, यूज करोगे। हर समय नहीं। नेक्स्ट में कोई आप सर्विस ले रहे हो, जैसे बीमा आपने लिया किसी विदेशी कंपनी से, या आपने कोई पर्यटन किया, घूमने गए आप, अरे समझ नहीं, या बैंकिंग, समझा रहे नहीं यार, बैंकिंग हो गया, इसी तरीके से जहाज रानी है, पोर्ट, अरे समझ नहीं यार। तो ये चीजें सेवाएं, एक पक्षीय हस्तांतरण, आपने देखा कि दूसरे देश के अंदर अभी बहुत संकट आया हुआ है तो कुछ दान दे देते हैं,
ठीक है, जैसे अभी फिलिस्तीन का ही ले लो, जो पैलेस्टीनियन है उसके अंदर गाजा स्ट्रिप में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट है, तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या भेजा है, एक सहायता भेजी है, तो वो एक पक्षीय हस्तांतरण में आएगा क्योंकि उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्लियर, चालू खाता समझ में आ गया। अल्पकालीन वास्तविक सौदों को दर्शाता है, किसको, अल्पकालीन वास्तविक सौदे। इसमें वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण को लिया जाता है और इसका जो संबंध है वो उपभोग और निवेश से होता है। तो पहला देखते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात, दृश्य मदे किसे कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं के आयात निर्यात से अभिप्राय यह है, इसके अंतर्गत जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, क्या इसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं का क्या है, आयात और निर्यात को जो अंतर होता है वो लिया जाता है। यानी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इसका मतलब ये, जैसे कि आप टीवी खरीद रहे हो, पंखे खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, अरे समझ नहीं, कार खरीद रहे हो, विदेशों से कोई भी चीज खरीद रहे हो या विदेशों को कोई भी चीजें बेच रहे हो। हम बेसिकली है विदेशों से बहुत सारा सामान इंडिया मंगाते भी और इंडिया से बहुत सारे सामान दूसरे देशों में भी बेचते हैं, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, वस्तुओं के आयात निर्यात दृश्य मदों में आएगा। अब समझते हैं, यदि मान के चलो कि हमने विदेशों को बेचा, अरे में, तो वो किस में आएगा, लेनदारी पक्ष में आएगा। यदि हम विदेशों को निर्यात करते हैं तो वो लेनदारी पक्ष में आता है क्योंकि पैसा हमारे देश में आएगा। क्लियर। इसके विपरीत इसके विपरीत यदि हम विदेशों से सामान क्या करते हैं, आयात करते हैं, मंगाते हैं। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना और मंगाने का मतलब होता है मतलब इंपोर्ट करना, आयात करना, ठीक है। अगर हम विदेशों से सामान मंगाते हैं तो वो किस में जाएगा, देनदारी पक्ष में, क्योंकि हमें पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, वस्तुओं का आयात निर्यात दृश्य मद है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसीलिए भौतिक वस्तुएं बोला। क्लियर है। सेवाओं का आयात निर्यात, सेवा के आयात निर्यात से अभिप्राय है, इसमें साधन सेवाएं आ जाती है, गैर साधन सेवाएं। इसके अंतर्गत गैर साधन सेवाएं आती हैं, जिसमें क्या है, सेवाओं के आयात निर्यात का जो अंतर है उसे हम क्या है, सेवाओं का आयात निर्यात अदृश्य मदों में शामिल किया जाता है। जैसे कि जहाजरानी हो गई, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गई, पर्यटन हो गया। मतलब समझना, देखो बीमा है, अब बैंकिंग मतलब क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस ले रहे हो तो इंश्योरेंस देख नहीं सकते ना, अरे समझ नहीं, कागज इंश्योरेंस वाला नहीं, समझ में आ रहा नहीं, अरे पर्यटन घूमने जा रहे हो तो कोई चीज उठा के थोड़ी साथ ले आओगे। जैसे कि मान के चल लो आप न्यूयॉर्क गए तो ये थोड़ी न्यूयॉर्क सिटी को उठा लाओगे, सिर्फ वहां घूम के आ जाओगे, तो वो पर्यटन हुआ, ठीक है, टूरिज्म जिसे कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या, पोर्ट हो गया, किसी बंदरगाह को आप यूज कर रहे हो, अरे समझ आने जाने के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, सेवा में आएगा, जिसको हम छू नहीं सकते, गैर साधन सेवाएं होती हैं। क्लियर है। एक पक्षीय हस्तांतरण वह भुगतान होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात, ध्यान देना, एक पक्षीय हस्तांतरण भुगतान वह भुगतान होता है जिसे एक मतलब किसी पक्ष के द्वारा जब प्राप्त किया जाता है तो बदले में उसे किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, यानी कोई उसे क्या है, साधन सेवाएं नहीं देनी पड़ती, बदले में उसे कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई युद्ध देश लड़ रहा है, ठीक है, और उसको अगर कोई मान के चल लो सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रहा है, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, यूएई इसको सपोर्ट कर रहा है, यूएई बोल रहा हूँ सॉरी, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन उसको क्या कर रहा है, ईयू सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, अरे समझ नहीं, तो वो एक पक्षीय हस्तांतरण, बदले में क्या, यूक्रेन को वापस नहीं करना है, ना ही उसे कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके गाजा में हमने मदद पहुंचाई, क्लियर है, जो क्या नाम है, 17 टन गेहूं और 6 टन हमारा मेडिकल सप्लाई जो हमने भेजी, ठीक है, वो क्या एक पक्षीय हस्तांतरण में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी को गिफ्ट देते हो, आपका कोई फ्रेंड है, अरे समझ नहीं है, या इंडियन गवर्नमेंट मान के चलो किसी देश को गिफ्ट दे रही है, ठीक है, नेक्स्ट मान के चलो सहायता दे रही है, क्लियर है। इस तरीके की कोई भी अगर सहायता दी जाती है तो वो एक पक्षीय हस्तांतरण में आती है। अब आ जाओ भाई, पूंजीगत खाता किसे कहते हैं। पूंजीगत खाता वह खाता होता है जिसके जो सौदे होते हैं वो एक देश की सरकार व नागरिकों के दायित्वों व परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं। क्या इसमें या तो कर्जा बढ़ जाएगा या कर्जा आप किसी को दे दोगे, या आपकी परिसंपत्ति बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी, या आपकी परिसंपत्ति कम हो जाएगी, क्योंकि ये पूंजीगत खाता है। पूंजीगत खाता में वे मदें शामिल होती हैं जिससे क्या है, एक देश की सरकार व निवासी मतलब आम जो जनता है, ठीक है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या तो उसकी परिसंपत्ति यानी प्रॉपर्टी बढ़ेगी या घटेगी, यानी संपत्ति प्रभावित होगी और दूसरे उसके दायित्व प्रभावित होंगे। आ जाओ सरकारी मदें किसे कहते हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट है इसमें सरकारी मदें आती हैं, फिर दूसरा जो है वो गैर सरकारी मदें हैं, तीसरा प्रत्यक्ष निवेश और पत्राधार,
पोर्टफोलियो निवेश आता है। सरकारी मदें किसे कहते हैं? सरकारी मदें वह मदें होती हैं जिसके अंदर सरकार क्या करती है, किसी देश में निवेश करती है। अरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, अगर गवर्नमेंट किसी देश में निवेश कर रही है तो वहां पर उसकी परिसंपत्तियां बढ़ेंगी। क्लियर है? अगर मान के चलो गवर्नमेंट हमारे देश में, मतलब कोई देश, अदर देश की जो कंट्री की गवर्नमेंट हमारे देश में इन्वेस्ट करती है तो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, सरकारी मदद है। गवर्नमेंट भी क्या है, बहुत सारे सामान विदेशों से खरीदती है, दूसरे देशों से, तो वो सरकारी मदों में आता है। जो सरकार क्या करेगी, आयात निर्यात करेगी वो। गैर सरकारी मदें वह मदें होती हैं जिसके अंदर सरकार को छोड़कर बाकी अन्य कोई भी क्या करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, आयात निर्यात करेगा, उसे गैर सरकारी मदों में करेंगे। जैसे कि परिवारों के द्वारा अगर विदेशों से चीजें खरीदी जा रही हैं, या निजी फर्मों के द्वारा, समझ में नहीं, या गैर सरकारी मदों के द्वारा, गैर सरकारी फर्मों के द्वारा क्या किया जा रहा है, चीजें खरीदी बेची जा रही हैं, तो वो गैर सरकारी मदों में आएंगी। जैसे कि मान के चलो बिजनेसमैन सारे ले लो, ठीक है, गवर्नमेंट को छोड़कर जो बिजनेसमैन है वो दूसरे देशों में व्यापार कर रहे हैं, गैर सरकारी मदों में आएंगे। प्रत्यक्ष निवेश किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निवेश वह निवेश होता है जिसमें एक देश के द्वारा दूसरे देश में निवेश किया जाता है और उस पर प्रत्यक्ष कंट्रोल किया जाता है, यानी सीधा कंट्रोल किया जाएगा, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अमेजोन आया, अमेजोन ने इंडिया में आकर अपना ऐप लॉन्च किया और उसके बाद वो मीडिएटर के तौर पे काम करने लगा। तो अमेजोन उसको क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और लीड कर रहा है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल एक और देता हूं, अभी एलन मस्क की टेस्ला, मान के चलो गवर्नमेंट ने दबाव डाला है कि टेस्ला क्या अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही करे, ठीक है। अगर वो इंडिया में करते हैं तो वो क्या करेंगे, अपना निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। क्लियर? तो वो डायरेक्ट निवेश है। इसका मतलब ये है, आप इंडिया के हो, इंडिया में अगर मान के चलो आप दूसरे देश में जाते हो, अमेरिका के अंदर, अमेरिका में एक फैक्ट्री खोलते हो, फिर उसको चलाते हो, उसके एम्प्लॉय भी रखते हो आपके हाथ में, जिसको चाहे उसको निकाल दो, अरे नहीं यार, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष निवेश है। पत्राधार निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, ये वह निवेश होता है जिसमें एक देश की सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा निवेश किया जाता है और बदले में क्या है, उसका कंट्रोल उस निवेशकर्ता के हाथ में नहीं रहता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या नाम है, आप ले लो मेट्रो, ठीक है। मेट्रो को जापान गवर्नमेंट ने पूरा फाइनेंस किया, सारा पैसा जब जापान गवर्नमेंट ने लगाया, उसके बावजूद उसका कंट्रोल नहीं है। अरे समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट फाइनेंस दे रही है ना कि यार हम आपको मदद देंगे, ठीक है, इतना, और उसके बाद जितना पैसा आएगा इतने सालों तक का जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का है कि वो हम वापस इस तरीके से लेंगे। पत्राधार निवेश है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, जापान की गवर्नमेंट फाइनेंस यानी वित्तीय मदद दे रही है पर कंट्रोल नहीं कर रही है। तो ये कैसा हो गया आपका पत्राधार निवेश या पोर्टफोलियो निवेश हो गया। अब नेक्स्ट जो समझते हैं वो है व्यापार शेष किसे मतलब हाँ, व्यापार शेष किसे कहते हैं, ठीक है, यहीं पे समझ लेते, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये रहा व्यापार शेष किसे कहते हैं, ध्यान देना दोनों में अंतर। ये क्या है भुगतान शेष, ये क्या है व्यापार शेष। व्यापार शेष किसे कहते हैं? व्यापार शेष से अभिप्राय ये है जिसमें वस्तुओं के आयात व निर्यात का अंतर जो है वो क्या कहलाता है, व्यापार शेष कहलाता है। इसके अंतर्गत वह सेवाओं के आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण और पूंजीगत खाते के मदों को नहीं शामिल किया जाता है। क्या जो व्यापार शेष है, व्यापार शेष के अंदर ये दोनों नहीं लेंगे और ये चारों नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या, सेवाओं का आयात निर्यात, अदृश्य मदें नहीं लेंगे, एक पक्षीय हस्तांतरण नहीं लेंगे और भुगतान जो पूंजीगत खाता है उसकी मदों को नहीं लेंगे। सिर्फ एक मद आएगी, वो क्या, वस्तुओं का आयात व निर्यात। वस्तुओं का हमने निर्यात कितना किया, वस्तुओं का आयात कितना किया, उसका जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, व्यापार शेष कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो व्यापार शेष का फॉर्मूला क्या हो गया, व्यापार शेष इक्वल टू वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब ये है निर्यात में से अगर आयात माइनस कर देंगे तो वो व्यापार शेष निकल आएगा। अब व्यापार शेष की डेफिनेशन समझ में आ गई, जिसमें क्या है, वस्तुओं के आयात व निर्यात का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, व्यापार शेष कहलाता है। इसमें क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, दो इसके और पूंजीगत खाते के एक भी मद को शामिल नहीं करते। नेक्स्ट नंबर पे व्यापार शेष कितने प्रकार का हो सकता है, तो व्यापार शेष दो प्रकार का हो सकता है, या तो संतुलित व्यापार शेष हो सकता है
अर्ज में, या असंतुलित व्यापार शेष हो सकता है। संतुलित व्यापार शेष किसे कहते हैं? संतुलित व्यापार शेष से अभिप्राय यह है जिसमें वस्तुओं का निर्यात व आयात एक दूसरे के अगर बराबर होते हैं तो वह संतुलित व्यापार शेष कहलाता है। कौन सा? संतुलित व्यापार शेष कब होगा? जब वस्तुओं का निर्यात बराबर होगा किसके? वस्तुओं के आयात के। क्लियर? हाँ, यहां तक समझ में आ गया? नहीं आ गया? नेक्स्ट नंबर पे यही मान के चलो असंतुलित व्यापार शेष हो जाता है। असंतुलित व्यापार शेष किसे कहते हैं? क्या? असंतुलित व्यापार शेष। असंतुलित व्यापार शेष की अगर डेफिनेशन देंगे तो लिखेंगे असंतुलित व्यापार शेष वह व्यापार शेष होता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का निर्यात व आयात एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब समझना, तो ये भी दो प्रकार का हो गया असंतुलित व्यापार शेष, एक तो बचत व्यापार शेष और एक घाटे वाला व्यापार शेष। ठीक है, संतुलित हो गया, असंतुलित, इसमें कौन कौन सा हो गया? इसमें एक तो हो गया बचत, और दूसरा क्या है? घाटे का। तो दो हो गए। अब दो में क्या होगा? बचत वाला कब होगा? बचत वाला व्यापार शेष से अभिप्राय यह है जब वस्तुओं के निर्यात अधिक किए जाएंगे एक देश के द्वारा। वस्तुओं का निर्यात क्या होगा? अधिक होगा वस्तुओं के आयात से। ठीक है, यानी कि हम दूसरे देशों को सामान बेच ज्यादा रहे हैं, दूसरे देशों से मंगा कम रहे हैं। इसका मतलब हमारा देश एक अच्छी कंडीशन में है, पर हमारे देश के अंदर क्या है? ट्रेड डिफिशिएट हमें लगता है, मतलब इसमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमें नुकसान होता है, उसका लॉस होता है, क्योंकि हम विदेशों से सामान मंगाते ज्यादा है, बेचते कम है। ठीक है, अब अंदाजा इसी बात से लगा लो कि चाइना से जो हमें ट्रेड डिफिशिएट वो $100 बिलियन का लगा है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे घाटे वाला व्यापार शेष कब होगा? जब निर्यात आपके कम होंगे, वस्तुओं का निर्यात आपका कम होगा और वस्तुओं का आयात आपका अधिक होगा। क्लियर हो गया? हाँ, वस्तुओं का निर्यात क्या है? कम है, और वस्तुओं का आयात ज्यादा, यानी दूसरे देशों को आप सामान बेच कम रहे हो और खरीद उनसे ज्यादा रहे हो, तो उस दौरान आपको घाटा लगेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर, ये देखो पूरा चैप्टर ही खत्म कर दे रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है भुगतान शेष। ठीक है, जो भुगतान शेष है वो भी क्या है? संतुलित भुगतान शेष किसे कहते हैं और असंतुलित भुगतान शेष किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। अब ये देखो, भुगतान शेष पता चल गया, संतुलित भुगतान शेष मैं एक साथ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इनका डिफरेंस भी हो जाएगा यहीं पर। क्लियर हो गया? संतुलित भुगतान शेष किसे कहते हैं? संतुलित भुगतान शेष वह भुगतान शेष होता है जिसके अंतर्गत एक देश के देनदारी और एक देश की लेनदारी दोनों एक दूसरे के अगर बराबर है तो संतुलित भुगतान शेष है। इसका मतलब ये विदेशों से सामान जो हमने मंगाया है और विदेशों को हमने सामान जो बेचा है, क्लियर है, जो मान के चलो दूसरे देशों से हमने क्या किया है, चीजें इन्वेस्ट किया है हमारे देश में, हमने भी दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया, अगर वो बराबर है तो वो संतुलित भुगतान शेष होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि भुगतान शेष क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, तो इसीलिए असंतुलित होता है। एक तो बचत वाला भुगतान शेष होगा और एक घाटे वाला भुगतान शेष होगा। कितने प्रकार के? दो। अब मान के चलो बचत वाला भुगतान शेष। अगर बचत वाला भुगतान शेष क्या है लिखेंगे, बचत वाले भुगतान शेष से अभिप्राय ये है जब एक देश की लेनदारियां, ध्यान देना, एक देश की लेनदारियां एक देश के देनदारियों से अधिक होती है तो उसे बचत वाला भुगतान शेष कहते हैं। इसका मतलब क्या है? दूसरे देशों से पैसा मिलेगा ज्यादा पर देना कम पड़ेगा,
यानी कि हमने इतना क्या किया, चालू खाते यानी बिजनेस किए, हमने वस्तुएं बेची, नेक्स्ट हमने सेवाएं दी दूसरे देशों में, अरे समझ में नहीं आ रहा, दूसरे देशों से हमें हस्तांतरण भी अच्छे खासे मिल गए, हम दूसरे गवर्नमेंटों में हमने क्या किया है, इन्वेस्ट किया, जिससे हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अरे समझ में नहीं आ रहा, निवेश हमारे देश में बहुत हुआ। तो इस दौरान क्या हुआ, बचत वाला भुगतान शेष बना। कैसा बना, बचत वाला भुगतान शेष बना, यानी कि हमारी जो लेनदारियां हैं, विदेशों से जो पैसा लेना है वो ज्यादा है और जो देना है वो कम है। इस दौरान क्या होगा, तो भुगतान शेष जब बचत वाला होगा तो आपको पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि विदेशों से आपको क्या है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, क्योंकि आपको फायदा हुआ है, फायदा हुआ है तो दूसरे देश उसको पे तो करेंगे, तो इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में करेंगे। अगर वो डॉलर में करेंसी नहीं करते हैं तो अब उन्हें अपना सोना देना पड़ेगा। दूसरा रीजन क्या है, विदेशों से सोना प्राप्त होगा, और अगर सोना भी नहीं है उनके पास तो जो देशों का बचत का भुगतान शेष है उन्हें अल्पकालीन ऋण देने पड़ते हैं दूसरों देशों को। मतलब इसमें दूसरे देशों को जब आप ऋण दोगे तो उनके ऊपर दायित्व उत्पन्न हो जाएगा कि उन्हें वापस करना है। क्लियर है, एक देश मजबूत स्थिति में होता है जब वो दूसरे देशों को कर्ज देता है। तो क्लियर, ये हो गया बचत वाला भुगतान शेष। नेक्स्ट जो है वो क्या है, घाटे वाला भुगतान शेष। घाटे वाला भुगतान शेष, घाटे वाला भुगतान शेष किसे कहते हैं, लेकिन जब एक देश की देनदारियां, क्या एक देश की देनदारियां लेनदारियों से कम होती हैं, यानी कि आपको विदेशों से पैसा आएगा कम और विदेशों को आपको देना ज्यादा पड़ेगा, तो भुगतान शेष आपका कैसा है, घाटे वाला है। इसमें क्या, चालू खाते और पूंजीगत खाते के तहत आपको उतना पैसा मिला नहीं जितना आपको देना पड़ा। अगर घाटे वाला भुगतान शेष होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट लॉस में होगी, तो इसका इंपैक्ट दो पड़ेंगे। पहला इंपैक्ट ये पड़ेगा, या तो विदेशों से आपको क्या है, सॉरी, विदेशों को आपको सोना देना पड़ेगा, पहले तो विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी, अगर विदेशी मुद्रा आपके पास नहीं है तो आपको सोना देना पड़ेगा। अरे सुनिए, दूसरे देशों को सोना देना पड़ेगा, अपना जो रिजर्व रखा हुआ है आपने। तीसरा इंपैक्ट ये पड़ेगा, दूसरे देशों से आपको अल्पकालीन ऋण लेने पड़ेंगे। क्लियर है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं, कर्जा दे दो। जैसे कि श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिफिशिएट चलेगी, मतलब जो लॉस में चला गया। कैसे चला गया, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। उसे विदेशों से क्या है, पेट्रोल खरीदना था, विदेशों से जो इंपोर्टेंट सामान था उसके लिए उसके पास क्या नहीं बचा, फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं बचा, जब इंडियन गवर्नमेंट ने $4 बिलियन क्या दिया, कर्जा दिया। ठीक है, इसी तरीके से 3.9 जो बिलियन डॉलर है आईएमएफ से लिया, जिससे फॉरेक्स बन सके और विदेशों को वो पेमेंट चुका सके। क्लियर हो गया, तो ये घाटे वाला भुगतान शेष होता है। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब जो क्वेश्चन है वो है भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले भुगतान शेष के अंतर्गत क्या, वस्तुओं के आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण व पूंजीगत खाते की सभी मदों को शामिल किया जाता है। व्यापार शेष के अंदर सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। आज समझ में आ गई डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें भुगतान शेष में पूंजीगत खाते को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार शेष में पूंजीगत खाते को शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा अगर आपको डिफरेंस लेना है तो क्या, व्यापार शेष में जब घाटा लगता है तो उसको पूरा कैसे किया जाएगा, भुगतान शेष के द्वारा पूरा किया जाता है। क्लियर है, जबकि भुगतान शेष में अगर जब घाटा लगेगा उसको व्यापार शेष के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका घाटा बहुत बड़ा होगा। क्लियर है, क्योंकि ये इसकी सारी मदों का घाटा होता है, ये तो सिर्फ एक मद का घाटा है। ठीक है, व्यापार शेष जो है वो बचत वाला भी हो सकता है, घाटे वाला भी हो सकता है, या संतुलित व्यापार शेष भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। या तो आपको बचत व्यापार शेष फायदा हो सकता है, विदेशों से आपने सामान ज्यादा बेचा हो, विदेशों को आपने चीजें कम बेची हो, तो घाटे वाला भी हो सकता है, संतुलित भी हो सकता है। पर भुगतान शेष हमेशा क्या रहता है, संतुलित रहता है। क्यों संतुलित रहता है, अभी तो आपने बताया घाटा भी लग सकता है सर, और बचत मतलब फायदा भी हो सकता है, क्योंकि इसका कारण है हर साल आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या है पे ना करो, मना कर दो, नहीं कह सकते। यानी कि विदेशों का अगर पैसा आपके ऊपर आ रहा होगा तो आपको पे करना पड़ेगा, विदेशों से मिल रहा होगा तो प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, तो वो आपको पर ईयर यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या करना है, उसको भुगतान करना ही करना होता है। क्लियर हो गया, तो ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्लियर हो गया, ठीक है।
इन मदों को अच्छे से याद कर लेना, यही एग्जाम में आएगा। भुगतान शेष, व्यापार शेष, घाटे वाला, अरे भुगतान शेष क्या बोलते हैं, घाटे वाला, बचत वाला, संतुलित हो गया, ठीक है, और इनका डिफरेंस। इसी के साथ ये लेसन फिनिश। अब मैं यही कहूंगा कि पूरी बुक खत्म हो गई।